Hello friends, welcome to the Ayurvedic classes. My name is Mehul Vajani. After completing homeostasis, we will discussing about hemopoietic system. तो चलिए देख लेते हैं hemopoietic system में। सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड, as we all know that blood is a fluid connective tissue in our body which is circulating throughout the body. पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। बराबर, ब्लड की प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर। जो भी ब्लड हमारी आर्टरीज में बह रहा होता है उसका कलर होता है स्क्लेरेट रेड। बराबर, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। और जो भी ब्लड वेन में फ्लो हो रहा होता है उसका रंग होता है पर्पल रेड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, एक आदमी के बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। जो भी हेल्दी नॉर्मल एडल्ट होगा उसका बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर के अराउंड होता है। उसके बाद फीमेल्स में उसमें थोड़ी सी एनीमिक कंडीशन होती है, आयरन की कमी होती है, मेंस्ट्रुएशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए 4.5 लीटर तक ब्लड रहता है। और एक न्यूबॉर्न की बॉडी में 450 से 500 ml तक ब्लड रहता है। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ अबाउट 8% ऑफ बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी पर्सन ऑफ 70 kg। मतलब जो भी आदमी जो हेल्दी है 70 kg के अप्रोक्स है, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं, उसके बॉडी वेट का 8% जो होता है वो उसके बॉडी में वॉल्यूम रहता है ब्लड का। ये ऐसा कहना चाह रहा है। देखिए ब्लड की रिएक्शन एंड पीएच, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड पीएच इज अबाउट 7.4। बराबर, अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने से पहले हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक निश्चित तापमान और दाब पर कोई पदार्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के मुकाबले कितनी है उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। बराबर, चलिए अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। टोटल ब्लड जो हमारे बॉडी में होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सब प्लाज्मा प्रोटीन वो सब मिलाकर उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.052 से लेकर 1.061। ब्लड सेल्स माने फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 से लेकर 1.101। प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.022 से लेकर 1.026 तक वेरी करती है। अब ब्लड की विस्कोसिटी, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड बना होता है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स एंड फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन, जो भी हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स ने जो फूड एब्जॉर्ब किया है हमारी बॉडी में, उस फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर पहुंचाना ब्लड का काम होता है, और वो पार्ट्स की ग्रोथ उस फूड से होती है इसलिए। और सेकंड है रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र करना। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। हमको मालूम है कि
हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, तो वो अपने हार्मोन्स को सीधे ब्लड में डाल देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन पर। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ब्लड के माध्यम से कैरी होते हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। ब्लड का एक और काम है जो वाटर बैलेंस को बनाए रखना है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस बाय बफर सिस्टम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में हमारे सब मालूम है कि हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो एक गुड बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब ये है कि जो पीएच में यानी कि उसकी जो एसिडिटी है बेसिसिटी को मेंटेन रखे, जो भी उसकी पीएच है कॉन्सेंट्रेशन है उसे मेंटेन रखे, उसे हम बफर कहते हैं। मतलब बहुत चेंज नहीं आने देता, उसे हम बफर कह सकते हैं। ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड। ब्लड की जो स्पेसिफिक हीट है वो एकदम हाई होती है, इसलिए वो जल्दी से गर्म नहीं होता है और न ही ठंडा होता है जल्दी से, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब स्टोरेज फंक्शन आ गया। हमारा ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है और थोड़ा सा स्टोरेज भी करता है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, अब आ गया डिफेंसिव फंक्शन बाय WBC। WBC हमें मालूम है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो WBC खास करके न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब हमारी बॉडी में रिएक्शन करते हैं, जिसे हम फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं क्या है। अब आ गया कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के क्या कंपोनेंट्स है, ब्लड किससे मिलकर बना है। उसमें पहला आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड सेल्स, हम उसे कह सकते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स उसमें देखिए पहला आ गया RBC, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स कैसे होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अब जब भी RBC का डेवलपमेंट होता है तब उसका न्यूक्लियस निकल जाता है उसमें से। RBC का शेप बाइकॉनकेव होता है। अब जो रेड कलर हम RBC का देखते हैं वो उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। RBC की नॉर्मल वैल्यू इन एडल्ट मेल इट इज़ 5 मिलियन पर mm³ and in adult female it is around 4.5 million per mm³। अब RBC की साइज देख लेते हैं। नॉर्मल साइज ऑफ RBC, पहले आता है डायामीटर, मतलब RBC का डायामीटर, व्यास कह सकते हैं उसे, वो कितना है 7.2 माइक्रोन। अब RBC की थिकनेस पर आ जाते हैं। RBC की जो थिकनेस होती है पेरीफेरी पर, मतलब हम उसे कह सकते हैं टर्मिनल पार्ट पर, वो होती है 2.2 माइक्रोन एंड एट सेंटर द थिकनेस ऑफ RBC अराउंड 1 माइक्रोन। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू बाइकॉनकेव शेप ऑफ RBC। RBC के बाइकॉनकेव शेप के कारण ये थिकनेस में उसकी वेरिएशन आता है। अब देख लेते हैं RBC का सरफेस एरिया। RBC का सरफेस एरिया होता है 120 स्क्वायर माइक्रोन और उसका वॉल्यूम, RBC का वॉल्यूम होता है 85 to 90 माइक्रोन क्यूब। देख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं, 1.092 से लेकर 1.101 तक। अब RBC का लाइफ स्पान तो 120 डेज तक एक RBC सर्वाइव करता है। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ RBC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC इज नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉनकेव सेल्स, उसमें DNA, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आर एब्सेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लाइकोलाइसिस। अब RBC में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, उसमें सिर्फ साइटोस्केलेटल ही होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है RBC में तो वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करेगा, तो उसमें सेल साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हैं
उससे वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करता है और उससे ही हमारे आरबीसी को एनर्जी मिलती है। आरबीसी हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। These both protein are connected to transmembrane protein by another protein called एंकाइरिन। मतलब आरबीसी की सरफेस के नीचे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक्टिन और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का एक जाल होता है, और वो जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ वो एंकाइरिन प्रोटीन से लिंक होते हैं। अब एब्सेंस ऑफ स्पेक्ट्रिन प्रोटीन वो एक डिसऑर्डर करता है, उसे कहते हैं हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, आरबीसी का स्ट्रक्चर हम चलिए देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए, ये होता है एक नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर। हो गया नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर, ये हो गया एक नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर। उसके बाद आया ये स्फेरोसाइट, मतलब उसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एब्सेंट है, तो ये ऐसा गोलाकार जैसा हो जाता है। अब देख लीजिए ये उसके नीचे दिया गया है, उसके नीचे जो दिया गया है वो आरबीसी में जो प्रोटीन कैसे असेंबल होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। देखिए, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई नीचे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम देख रहे थे आरबीसी के प्रोटीन का स्ट्रक्चर कि आरबीसी में प्रोटीन कैसे होते हैं। तो देखिए, ये आरबीसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे हेलिकल शेप में स्पेक्ट्रिन प्रोटीन का नेटवर्क होता है। ये दो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के हेड होते हैं और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन टेट्रामर होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये दो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन अपनी टेल से जुड़े होते हैं थ्रू एक्टिन प्रोटीन। मतलब एक्टिन प्रोटीन दो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के टेल को जोड़ने का काम करता है। अब जो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है वो देखिए यहाँ एंकाइरिन प्रोटीन से जुड़ा होता है। ये नीचे वाला है, देखिए यहाँ है एंकाइरिन प्रोटीन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से स्पेक्ट्रिन प्रोटीन को जोड़ने का काम कर रहा है। एंकाइरिन प्रोटीन के ऊपर होता है प्रोटीन 4.2, ये नाम ही है उसका प्रोटीन का, प्रोटीन 4.2। अब प्रोटीन 4.2 एंकाइरिन और बैंड 3 प्रोटीन को जोड़ता है। ये बैंड 3 प्रोटीन है वो एक्चुअल में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब देखिए, दूसरी ओर एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, वो प्रोटीन 4.2 से जुड़ा हुआ है, और प्रोटीन 4.2 है वो ग्लाइकोफोरिन से जुड़ा हुआ है। जो ग्लाइकोफोरिन है वो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं होगा तो ये हमारा आरबीसी का शेप मेंटेन नहीं रहेगा और आरबीसी ऐसे में से ऐसा हो जाएगा, मतलब बाइकॉन्केव में से राउंडेड शेप हो जाएगा। उसे हम हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। देखिए, अब आरबीसी के फंक्शंस क्या है। आरबीसी का पहला फंक्शन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर 97% ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तरफ जाता है। अब देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब हीमोग्लोबिन। अराउंड 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म। मतलब जो भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू में बन रही है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्ब हीमोग्लोबिन बनाती है। और जो भी हमारी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हम टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाते हैं बाहर निकालने के लिए, उसमें से 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, वो कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाती है। आरबीसी हैज़ एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAH कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइकार्बोनेट, जो कि बाइकार्बोनेट को बनाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड इफेक्ट कहते हैं, हैम्बर्गर फिनोमिना भी कहते हैं उसे।
करीब 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर विच रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से जुड़कर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है HHB, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, और वो pH को मेंटेन रखता है, बराबर, मतलब बफर एक्शन करता है। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, आरबीसी का एक और फंक्शन है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। कैसे? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स पाए जाते हैं, लाइक एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH फैक्टर। अगर ए एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए ब्लड ग्रुप। अगर बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर ए और बी दोनों हैं तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है पैक्ड सेल वॉल्यूम, माने PCV। वो क्या है? प्रपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ऑल्सो कॉल्ड हीमेटोक्रिट वैल्यू, विच इज़ 45%। अब देख लेते हैं क्या है ये PCV। PCV ब्लड का वो हिस्सा है जो कि आरबीसी ने घेरा हुआ है। मतलब ब्लड में टोटल आरबीसी कितने हैं वो हम हीमेटोक्रिट वैल्यू से पता कर सकते हैं, जो कि 45% तक आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आरबीसी, हमने नॉर्मल वैल्यूज़ देखी, अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि आरबीसी की अगर वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। देखिए, पहला है उसमें इंक्रीज इन आरबीसी कोल्ड पॉलीसीथेमिया। क्या कहते हैं उसे? पॉलीसीथेमिया। ये IMP है। कई बार हमें ये पॉलीसीथेमिया की कंडीशन हो जाती है। अब पॉलीसीथेमिया भी दो प्रकार का है। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया, जो कि टेम्पररी होता है, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो नहीं रहता, मतलब ठीक हो जाता है। फिजियोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया अकर इन फॉलोइंग कंडीशन लाइक एज। अगर देखिए, एट बर्थ आरबीसी काउंट इज अबाउट 8 to 10 मिलियन पर mm³। मतलब जो भी बच्चा होता है, जो जन्मा होता है तुरंत ही, उसका ब्लड में आरबीसी 8 से 10 मिलियन तक होते हैं, जबकि हमारे नॉर्मल एडल्ट में 5 मिलियन तक होते हैं। ठीक है, आफ्टर सम डेज इट इज़ ऑल्सो कॉज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्यों होता है? तो क्या थोड़े दिन बाद, जब बच्चा जन्मता है तो थोड़े दिन बाद उसके आरबीसी सडनली कम होने लगते हैं, 8 से वो 6-7 तक आ जाते हैं। तो वो जो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हुआ वो हमारे बॉडी में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का लेवल बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से हमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने मिलता है न्यूबॉर्न बेबी में। उसके बाद आता है सेक्स, मतलब बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज आरबीसी इन फीमेल इज सेम इन द नंबर विथ मेल। मतलब क्या कह रहा है कि मेनोपॉज के बाद और प्यूबर्टी से पहले, जब एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है और ख़त्म हो जाने के बाद फीमेल में आरबीसी इज ऑलमोस्ट सिमिलर विथ मेल। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज फीमेल आरबीसी काउंट इज लेस। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, जहाँ वो प्रजनन कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, उस एज में फीमेल के आरबीसी काउंट लेस होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, अब देख लीजिए हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड में पॉलीसीथेमिया कैसे होगा? देखिए, ड्यू टू हाइपोक्सिया, मतलब जब हम एक कोई हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो हम ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी होगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, वहाँ हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिएगा, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो बॉडी क्या करेगी? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो बाहर कम है, तो आरबीसी काउंट को बढ़ा देगी और वो 7 मिलियन पर mm³ तक बढ़ा देती है। तो वो हाई एल्टीट्यूड पर एक पॉलीसीथेमिया की कंडीशन हो जाती है। अब देख लीजिए, जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तब भी स्लाइटली आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है।
जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तब भी हमारे ब्लड में आरबीसी बढ़ जाते हैं। और खाना खाने के बाद भी कई बार देखा गया है कि आरबीसी का नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देख लीजिए पॉलीसीथेमिया का दूसरा टाइप, उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया। पैथोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हमें मेलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो में देखने मिलता है। कंडीशन लीड टू हाइपोक्सिया इन बॉडी। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये पैथोलॉजिकल जो पॉलीसीथेमिया है वो हमें दो कंडीशन में देखने मिलेगा, या तो रेड बोन मेरो का कैंसर है। पैथोलॉजिकल जो पॉलीसीथेमिया है वो हमें दो कंडीशन में देखने मिलता है, या तो अगर रेड बोन मेरो का कैंसर हो गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उसमें हमें पैथोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया देखने मिलेगा। और हाइपोक्सिया की जो कंडीशन होती है बॉडी में ही, अगर बॉडी में कोई इंटरनल डैमेज हो गया, कोई खामी आई बॉडी में और हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिया के कारण जब ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं उसे हम पैथोलॉजिकल पॉलीसीथेमिया कह सकते हैं। अब देखते हैं, हमने बात कर ली आरबीसी का अगर नंबर बढ़ गया तो उसे हम पॉलीसीथेमिया कहेंगे, अगर नंबर घट गया तो उसे हम एनीमिया कह सकते हैं। देखिए वो भी दो प्रकार का है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल कब देखने मिलता है, सीन ड्यूरिंग हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर हमारे टेम्परेचर इन्वायरमेंट में प्रेशर बढ़ गया तो आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीप, मतलब हम जब सो रहे होते तब स्लाइटली आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखा गया है कि आरबीसी का नंबर फीमेल्स में 4.5 मिलियन से थोड़ा कम हो जाता है। अब देख लेते हैं पैथोलॉजिकली कैसे कम होता है। एबनॉर्मल डिक्रीज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। बराबर, जो पैथोलॉजिकल में जो आरबीसी का काउंट कम हो जाता है उसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हमने नंबर की बात कर ली कि आरबीसी का नंबर बढ़ा या घटा तो क्या कहेंगे। अब देख लेते हैं साइज ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। पहला है माइक्रोसाइट्स, मतलब आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर से थोड़ा स्मॉल आ जाना, मतलब 7.2 से थोड़ा स्मॉल हो जाता है, उसे कहते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। वो क्यों होता है, आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है उससे जो एनीमिया प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया। दूसरा रहता है मैक्रोसाइट, मतलब उसका आरबीसी का डायमीटर 7.2 माइक्रोन से बढ़ जाता है, उसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। देख लिया, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में देखा जाता है उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। फोलिक एसिड मतलब विटामिन B9 को ही हम फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एनाइसोसाइट, मतलब हमारे बॉडी में आरबीसी के साइज में थोड़ा सा मतलब मिक्स टाइप के हमारे आरबीसी हो जाते हैं, कोई बढ़ गया है तो कोई घट गया है, उसे एनाइसोसाइट कहते हैं। सेल्स विथ डिफरेंट साइज, वो हमें पर्नीशियस एनीमिया में देखने मिलता है। अगर विटामिन B12 मतलब कोबाल्ट एमाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे बॉडी में तो हमें पर्नीशियस एनीमिया देखने मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि आरबीसी के फेट, मतलब आरबीसी अपना एक लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद आरबीसी का क्या होता है। देख लीजिए फेट ऑफ आरबीसी, हमने आरबीसी के थोड़े से फीचर्स की बात कर ली और उसके बाद हम देखते हैं फेट ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का अपना लाइफ स्पैन पूरा हो जाने के बाद आरबीसी का क्या होता है। तो देखिए आफ्टर 120 डेज आरबीसी बिकम ओल्ड, वो पुराने हो जाते हैं, एंड मोर फ्रेजाइल, सो इट कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, मतलब जो हमारी प्लीहा होती है स्प्लीन, उसमें बहुत ही बारीक सी कैपिलरी होती है। जो आरबीसी ओल्ड हो चुके हैं वो फ्रेजाइल भी हो चुके होते हैं, मतलब एक टाइप से कठोर हो चुके होते हैं, तो वो कैपिलरी से पास नहीं हो सकते हैं। एंड डिस्ट्रॉयड मेनली इन रेड पल्प ऑफ बोन में, रेड पल्प ऑफ स्प्लीन, मतलब जो स्प्लीन में रेड पल्प होता है उसकी कैपिलरीज में फंस कर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन
इन स्प्लीन कैसे होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन। तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। अब हीमोग्लोबिन भी दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा और हीम एक समूह होता है, ठीक है। अब उसमें से हीमोग्लोबिन में से आयरन अलग होगा, ग्लोबिन प्रोटीन अलग होगा और पोरफायरिन रिंग भी अलग हो जाएगी। अब आयरन है ना, वो एपोफेरिटीन से मिलकर फेरिटीन बनाता है। मतलब एपोफेरिटीन और आयरन एक दूसरे से मिल गए, बना दिया फेरिटीन। और फेरिटीन है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब भी नए आरबीसी बनाने की, हीमोग्लोबिन बनाने की ज़रूरत होती है तो वो रीयूज हो जाते हैं, ठीक है। अब ग्लोबिन प्रोटीन का देख लेते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन पूल में, मतलब जो भी हमारा प्रोटीन होता है बॉडी में उसे प्रोटीन पूल कहते हैं, वहाँ चला जाता है और वो भी हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और अगर वो जब भी चाहिए होता है तब वो रीयूज्ड हो जाता है। अब बात करते हैं पोरफायरिन की। पोरफायरिन है वो आफ्टर सच रिएक्शन वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। बिलिरुबिन हमारे बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ आरबीसी वाला पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।